मोती नगर शहर के नेहरू पार्क में शाम की ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे झूले पर झूल रहे थे, कुछ फुटबॉल खेल रहे थे तो कुछ माएं बेंच पर बैठकर गपशप करते हुए उन पर नजर रखे हुए थी। तभी अचानक पार्क के गेट से एक आवाज गूंजी, आओ दुनिया का अनोखा स्वाद चखो। गुलाब जामुन आइसक्रीम, पानी पूरी आइसक्रीम, वड़ा पाव आइसक्रीम, जो खाएगा वही जानेगा। एक नए आइसक्रीम वाले की गाड़ी पार्क में दाखिल हो रही थी। मम्मी, वो देखो, पानी पूरी वाली आइसक्रीम मुझे चाहिए। अरे ये कैसा कमाल है, पानी पूरी तो चाट वाले की दुकान पर मिलती है, आइसक्रीम में कैसे? हाँ, चल देखते हैं। गाड़ी के पास भीड़ जमा हो गई। आइसक्रीम वाला एक युवक था, साधारण कपड़ों में, मगर उसकी मुस्कान में एक जुनून था। उसने एक बच्चे को गुलाब जामुन फ्लेवर वाली आइसक्रीम थमाई। वाह, ये तो ठीक मम्मी के हाथ के गुलाब जामुन जैसा टेस्ट। अंकल, मुझे वड़ा पाव वाली देना। अभी देता हूँ बेटा। ये नया लड़का तो धमाल मचा देगा। कुछ ही देर में पार्क के लोग हैरान थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब इस नए स्वाद के दीवाने हो गए। अरे वाह, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं मिलता था। बहुत खूब बेटे, मैंने 10 साल में ऐसा क्रिएटिव आइसक्रीम नहीं बनाया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। शुक्रिया चाचा, बस लोगों को कुछ नया देना चाहता था। शाम ढलते ढलते पार्क में एक नई रौनक आ गई। नए आइसक्रीम वाले की चर्चा पूरे शहर में फैलने लगी, मगर किसे पता था कि यह मिठास जल्द ही एक रहस्यमय मुसीबत में बदलने वाली थी। शाम को आइसक्रीम वाला घर पहुंचता है। उसकी पत्नी नीता चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी और उनकी बेटी छोटी सी मीरा बैग में किताबें ठूंस रही थीं। पापा, आप आ गए, मेरे लिए क्या लाए? अरे पहले खाना खा तो खा ले बेटा, फिर बताऊंगा। सुनो, आपका नया काम कैसा रहा? क्या लोगों को आपकी आइसक्रीम पसंद आई? घबरा मत नीता, आज का दिन अच्छा गया। सबको हमारी अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम बहुत पसंद आई। अगर हमारा काम ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हमारे सारे उधार मिट जाएंगे और हम चैन की जिंदगी जिएंगे। ठीक है, अब चलो, अब खाना खा लेते हैं। काफी रात हो गई है। हाँ, कल शाम फिर से जाना है काम पर, और उससे पहले सभी आइसक्रीम भी तो तैयार करनी है। पापा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। सुबह होते ही राहुल आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर बनाने में लग जाता है। नीता रसोई में रोटियां सेक रही थी और मीरा स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। पापा, मुझे भी ये आइसक्रीम खानी है। नहीं मीरा, तुम ये आइसक्रीम नहीं खा सकती, मैं तुम्हारे लिए अलग से बना दूंगा। शाम होते ही राहुल फिर से पार्क में आइसक्रीम की गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। उस दिन पार्क में राहुल की गाड़ी के आगे लाइन और लंबी हो गई। अब भी देता हूँ बेटा। बेटा, मेरी पोती ने कल रोते रोते कहा कि दादा, आइसक्रीम वाले को मत जाने देना, उनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी है। तुमने तो बच्चों पर जादू ही कर दिया है। जादू नहीं दादाजी, बस थोड़ा सा प्यार है। ये लीजिए, आप भी खा के देखिए। देखते ही देखते राहुल की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और वह घर वापस लौट जाता है। उस रात पार्क के आसपास के घरों में कुछ हलचल होने लगी। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे क्या हुआ बेटा? सुनीता बंटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। इसके पापा भी घर पर नहीं है। तू मेरे साथ जल्दी से डॉक्टर के पास चल, मुझे बहुत चिंता हो रही है। रिया के पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। अचानक इन बच्चों को क्या हो गया? मैं रिया को भी साथ ले लेती हूँ। तू घबरा मत, मैं अभी आती हूँ। सुनीता और अनीता बच्चों के साथ पास वाले अस्पताल जाती है।
डॉक्टर, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया है, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लक्षण केमिकल पॉइजनिंग जैसे हैं। क्या बच्चों ने कुछ बाहर की चीज खाई थी? क्या? सुबह से तो इसने बस घर का ही खाया है, बाहर से तो बस शाम को वो आइसक्रीम ही खाई थी। लेकिन वह लड़का तो बहुत साफ सफाई से काम करता है। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं दवाई लिख देता हूँ, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सुबह तक मोहल्ले में बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब होने लगी थी। सबके पेट में दर्द होने लगा। जिसने भी आइसक्रीम खाई उनका सबका बुरा हाल था। पार्क का वो हर कोना जहां कल तक बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज गुस्से और डर के साए में डूबा था। ये नया आइसक्रीम वाला कहाँ है? उसने हमारे बच्चों को जानबूझकर बीमार किया है। मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा। मेरी बेटी ने तो बस उसी की आइसक्रीम खाई थी, अब वो बुखार में तड़प रही है। ये कैसा नापाक कारोबार है। मैंने तो पहले ही कह दिया था, ये नए लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब अंजाम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि वाकई आइसक्रीम में केमिकल था। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के पेट में हानिकारक केमिकल्स मिले हैं। ये किसी खाद्य पदार्थ के जरिए ही शरीर में गए होंगे। हमारे जमाने में तो बर्फ के गोले मिलते थे बिना किसी फैंसी फ्लेवर के। ये नई पीढ़ी क्यों अजीबोगरीब वो चीजें खाती है। अरे दादा, ये बच्चे तो अतरंगी चीजें देखकर लालच में कुछ भी खा लेते हैं। हमने मना किया था, पर माने कौन। भीड़ का गुस्सा आग की तरह फैल रहा था। तभी राहुल आइसक्रीम लेकर वहां पहुंच जाता है। सबके गुस्से से अनजान उसने आवाज लगाई, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां फिर से आने की? तेरी आइसक्रीम खाने के बाद हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता भैया, मेरी आइसक्रीम तो बिल्कुल ताजा होती है। तू झूठ बोल रहा है। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? चला जा यहाँ से अभी के अभी, वरना तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। राहुल की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, पर कोई उसे सुनने को तैयार नहीं होता। राहुल अपमानित और निराश होकर ठेला खींचते हुए चला जाता है। एक कोने में बैठी महक और उसका भाई रोहन ये सब देख रहे हैं। दीदी, मैंने भी तो राहुल भैया की आइसक्रीम खाई थी। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अगर आइसक्रीम में वाकई कोई खराबी होती तो तुम्हारी तबीयत भी तो खराब होती, लेकिन तुम तो एकदम ठीक हो। कुछ और तो वजह नहीं है? दीदी, आप और डिटेक्टिव सूरज भैया मिलकर इसका पता क्यों नहीं लगाते? सूरज सर तो किसी काम के सिलसिले में 2-3 दिन पहले ही शहर से बाहर गए हैं। तो आप उन अंकल की मदद क्यों नहीं करती? मैं भी आपका साथ दूंगा। ठीक है, इस बार ये केस हम सूरज सर के बिना ही सॉल्व करेंगे। महक और रोहन राहुल का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तभी राहुल आइसक्रीम में कुछ मिलता है। ये क्या? राहुल तो सच में आइसक्रीम में कुछ मिला रहा है। दीदी, वो देखो, अंकल की जेब से कुछ गिर गया है। तू यहीं रुक, मैं देखती हूँ। ये तो कुछ दवाई जैसा लग रहा है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। महक और रोहन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस दवाई को जांच के लिए लैब में भेज देता है। रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, आप सुबह आकर रिपोर्ट ले जाना। ठीक है डॉक्टर, आपका शुक्रिया। महक और रोहन घर पहुंच जाते हैं। उन्हें पहुंचने में देर हो जाती है। अरे रोहन, महक, आज तुम दोनों को इतनी देर क्यों हो गई घर आने में? पापा, पार्क में एक नए आइसक्रीम वाले अंकल आए हैं, लेकिन आज सब लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? चाचा जी, मैं बताती हूँ, हुआ यूं कि महक सारी घटना विस्तार पूर्वक बताती है और ये भी कि उन्होंने लैब में टेस्ट के लिए दवाई भी भेजी है। अच्छा, तो तुम दोनों अब खुद ही डिटेक्टिव बनने चले हो? पापा,
हम तो बस रोहन अंकल की मदद कर रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। चलो अब काफी देर हो गई है, खाना खाकर सजाओ। अगले दिन सुबह महक हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट ले आती है और महेश चाचा से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। चाचा जी, ये देखिए। ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। चाचा जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हाँ, बोलो महक। हमें पार्क की परसों रात की फुटेज देखनी है। अच्छा, तो इन सब के पीछे ये हैं। शाम को पार्क में सब बच्चे खेल रहे थे और माता पिता आपस में बातें कर रहे थे। बच्चों की तबीयत में सुधार था, लेकिन तभी राहुल अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और अब फिर से गुस्सा हो जाते हैं। तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। क्यों आए हो दोबारा यहाँ? इन्हें हमने यहाँ बुलाया है और ये कहीं नहीं जाएंगे। इसने हमारे बच्चों को केमिकल वाली आइसक्रीम खिलाई है और तुम इसी का साथ दे रही हो। इन्होंने आइसक्रीम में कोई केमिकल नहीं मिलाया। ये देखो रिपोर्ट। ये तो आइसक्रीम में बच्चों के लिए पेट दर्द की दवा मिला रहे थे। न तो फिर बच्चों की तबीयत कैसे खराब हुई? शंकर चाचा की वजह से। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? शंकर ऐसा क्यों करेगा? ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, इसमें शंकर पार्क के वाटर कूलर में केमिकल मिला रहा है। इसी के कारण बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। लेकिन बेटा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? उस दिन मैंने और मेरे भाई ने भी वहीं आइसक्रीम खाई थी, लेकिन हमारी तबीयत बिल्कुल सही थी। तो हमें शक हुआ और हमने राहुल भैया का पीछा किया। तब हमें यह सब पता चला। वह तो बस अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब उन्हें यह पता चला कि कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई है, तो उन्होंने अपनी आइसक्रीम में दवाई भी मिलाई ताकि कोई और बच्चा बीमार ना पड़े। क्या ऐसा व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाने की सोच सकता है? सच्चाई यही है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे शंकर चाचा थे। उन्होंने लालच में आकर यह चाल चली। राहुल भैया के आने से उनकी बिक्री कम होने लगी थी और प्रतियोगिता कम करने के लिए उन्होंने ही झूठी अफवाह फैलाई। राहुल भैया का दोष नहीं है। हमें बिना सच जाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उनकी मेहनत और ईमानदारी पर शक करना अन्याय है। कृपया पहले सच्चाई की तह तक जाएं और फिर कोई निर्णय लें।